हाँ, तो प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8th का पहला चैप्टर फसल उत्पादन व प्रबंधन लेके आए हैं। ये 6 नंबर का है। पहली तो ये ध्यान रखें, ये 6 नंबर का अंक भार का टॉपिक है। इनमें एक आपके अबसद का प्रश्न आएगा और एक नंबर का प्रश्न आएगा और शेष 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह भी ध्यान रखें, पिछली बार इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे जो कृषि कार्य में उपयोग आने वाले किसी एक यंत्र का चित्र बनाइए। तो आपको दिमाग यही लगाना है। देखिए, जो हम कह सकते हैं कृषि के अंदर दंताली हम यूज करते हैं, कस्सी हम यूज करते हैं, जो पावड़ा होता है वो यूज करते हैं, ये बना सकते हैं, या हल जो है वो यूज करते हैं। इजी जो चित्र है वो किसी एक उसमें आप बना दें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फसल उत्पादन व प्रबंधन की। तो सबसे पहले यदि हम कहें तो पहली परिभाषा इसमें यही आती है, फसल किसे कहते हैं। तो फसल यह है कि जब किसी एक ही किस्म के पौधे किसी एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। आपने देखा होगा, जब आप खेत में जाते हैं तो कहते हैं गेहूं की फसल है और कहते हैं बाजरे की फसल है, क्योंकि बाजरे के बहुत सारे पौधे एक ही जगह पर उगाए जाते हैं। तो परिभाषा ध्यान से देखें, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, यानी अधिक मात्रा में उगाई जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं वही आप याद रखें, फालतू चीजों को आप नजरअंदाज कर दें। फसल 2 प्रकार की होती है, वैसे 3 हैं, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग फसल को 2 भागों में बांटा गया है। पहली फसल खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल। चलिए देखते हैं खरीफ की फसल क्या है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इन फसल को वर्षा ऋतु में बोते हैं, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, अर्थात इस फसल को बोने का जो समय होता है वो जून से जुलाई तक इसको बोया जा सकता है, जुलाई तक। और हम कहें इस फसल को कटाई का जो समय होता है वो सितंबर से अक्टूबर तक होता है, अक्टूबर तक। तो जून से जुलाई इसको बोने का समय है, सितंबर से अक्टूबर इसके कटाई का समय है। इस फसल में क्या क्या आता है तो ध्यान रखें, इसमें देखिए खरीफ की फसल में हमें कशम, ये याद रखना, जैसे हम किसी को खेत देते हैं वर्षा ऋतु के समय तो उन्हें हम कस्में दिलाते हैं कि आपको पूरी खेत वफादारी से काम करना है, फसलें उगानी है और अच्छे से देखभाल करनी है। तो ये कसम ध्यान रखना, 3 इसमें किस्में आ जाएगी। कै का मतलब कपास, से का मतलब सोयाबीन, मै का मतलब मूंगफली। यह 3 अलग ही टाइप की फसलें हैं जिन्हें आप याद रखना, कपास, सोयाबीन और मूंगफली। और फिर तो आप जानते हैं धान इसमें होता है, बाजरा इसके अंदर होता है, बाजरा इसके अंतर्गत आता है, तिल इसके अंतर्गत आता है, गंवार इसमें आता है। और मैक्का मतलब आप मक्का भी याद रख लेना। तो यह सोयाबीन की जो हम कहें खरीफ की फसल है। फिर चलिए रबी की फसल। रबी की फसल हम कहें, रे का मतलब होता है प्यारे बच्चों रजाई। बताइए आप रजाई कब ओढ़ते हैं? आप रजाई ओढ़ते हैं सर्दियों में। कब ओढ़ते हैं? सर्दी में। तो ओबियसली रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी उगाई जाती है। तो ध्यान रखें, हम कहें अक्टूबर और नवंबर में इनको बोया जाता है। 4 महीने इसमें जोड़ लेना, जैसे हम कहें अक्टूबर से यदि आप बोते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और इसको फरवरी और मार्च में क्या है, इनको काटा जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, फरवरी मार्च में इसको काटा जाता है। नवंबर में यदि आप 4 महीने जोड़ेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यह इसमें 4 महीने आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, रबी की फसल रजाई, यानी हम कहें सर्दी में रजाई ओढ़ते हैं तो ये सर्दी में बोई जाती है। तो ओबियसली खरीफ की फसल गर्मियों में बोई जाती है और गर्मियों में वर्षा होती है। तो एक बात ध्यान रखें, इस फसल को मानसूनी फसल भी कहते हैं, खरीफ की फसल को मानसूनी फसल भी कहते हैं। इनमें कौन कौन सी फसल आती है? तो इनमें गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी आती है। यानी हम कहें तो इसमें
जो हैं आप यह ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी की फसल है। अर्थात मौसम शब्द से आप इनकी दो फसलों को आसानी से याद कर सकते हैं। मौसम, चलिए क्या है, तो हम कहें मौसम में से का मतलब सरसों हो जाएगा, मैं का मतलब मटर हो जाएगा, तो यह इसके अंदर समावेशित है। मो को आप भूल जाना, तो यहाँ पर सरसों और मटर, और यह भी ध्यान रखें गेहूं भी सरसों के साथ में बोई जाती है, और अलसी। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं सर्दियों में, तो मान लीजिए आप सर्दी में जाते हैं, हम कहते हैं ना किसी को बड़े को, ए जी सर्दी पड़ रही है, मौसम बिगड़ रहा है, ए जी। ओ जी कहते हैं मारवाड़ी में, ओ जी, तो हम ए जी शब्द ले लेते हैं। ए जी आप बाहर जा रहे हो, स्वेटर ले जाओ, मौसम खराब है। तो देखिए एक का मतलब अलसी, और जी का मतलब हम कह सकते हैं, जी का मतलब गेहूं, मैं का मतलब आप दोनों में से एक शब्द ले लेना, मटर और सरसों, यह इसमें बोई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं रबी की फसल और खरीफ की फसल आपको आसानी से याद हो गई होगी। खरीफ की फसल में आप कसम याद रखना और इसमें कहना ए जी मौसम खराब है, और यह आप रजाई लेके जाओ, तो रजाई सर्दी में है। रे का मतलब, एक का मतलब अस्सी, जी का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए। देखें, जी का मतलब गेहूं, मैं का मतलब मटर, से का मतलब सरसों। तो उम्मीद करता हूं ये फसलें आप समझ गए होंगे। अब देखिए फसल पद्धति। यहां पर फसल पद्धति का मतलब है फसल को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए आप परिभाषा इस प्रकार से लिख लें, हेडिंग लगाएं फसल पद्धति। फसलों का अधिक उत्पादन करने के लिए जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उन्हें फसल पद्धति कहते हैं। और ये चरण क्या क्या है जरा आप खुद बताइए, पहले इसको बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप अपने खेत में देखा होगा, सबसे पहले हम खेत की जुताई करते हैं। जुताई करते हैं यानी मिट्टी को इधर उधर करते हैं, और ये जुताई का काम हमें पता है किसके द्वारा किया जाता है। तो हमने देखा है एरा, हम हेरा जिसे हम कहते हैं ये लगाते हैं हम, या हम पलाऊ फिराते हैं खेतों के अंदर जब घास ज़्यादा हो जाता है, पलाऊ या हेरो। तो सबसे पहले जुताई करते हैं, फिर आपको पता है प्यारे बच्चों जुताई करने के बाद में आप बुआई करते हैं। क्या करते हैं, बुआई करते हैं, फसल को बोते हैं। और अब आप बात बताइए, फसल को बोने के बाद में क्या आप कटाई करोगे? नहीं, पहले चरण कटाई का नहीं आएगा, पहले फसल उगने तो दो। फिर हम इसके बाद में क्या करते हैं, बुआई करने के बाद में इसमें हम क्या देते हैं, यानी खाद व उर्वरक का प्रयोग करते हैं। फिर खाद व उर्वरक के बाद में हम सिंचाई देते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर हम इसके बाद में हम कहीं खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार को हटाते हैं जिसे निन्नाण कहते हैं, यानी निराई कहते हैं विज्ञान में, और हम मारवाड़ी में इसको निन्नाण कहते हैं। फिर इसके बाद में कौन सा चरण आएगा बताओ, कटाई आएगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों कटाई आता है, और कटाई जब हम कर लेते हैं तो बाजरी या मूंग को हम क्या करते हैं, बोरियों में भर लेते हैं। तो एंड में आता है भंडारण। तो देखिए कितना इजी पार्ट है 6 नंबर का, और यह चरण वाला पार्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला यह चरण है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, जिसे ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न आता है जुताई क्या किसे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला करना मिट्टी की जुताई कहलाता है। बुआई करना, बुआई का मतलब बीजों को बोना, मिट्टी में बीजों को, फसल उत्पादन के लिए बीजों को बोना बुआई कहलाता है। खाद व उर्वरक देना यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार आपके प्रश्न आएगा खाद व उर्वरक में 3 अंतर बताइए। सिंचाई यानी फसलों को नियमित अंतराल में पानी देना या जल देना सिंचाई कहलाता है। खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और भंडारण, यह चरण आप याद रखें। तो पहला चरण आपके क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए। देखें सबसे पहला आता है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना,
खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, यह 7 पॉइंट आप याद रखें, इसी क्रम में हैं। और हो सकता है एग्जामिनर इनमें पहला क्रम देके दूसरे क्रम में आपको रिक्त स्थान दे दे, तीसरे क्रम में रिक्त स्थान दे दे, चौथे क्रम में नाम दे दे, पांचवें में फिर रिक्त स्थान दे दे, छठे में नाम दे के सातवें में रिक्त स्थान दे दे और कहे इनको क्रमबद्ध लिखिए, तो ये क्रम आपके सही होने चाहिए। अब देखिए, मिट्टी तैयार करना सबसे पहला फैक्ट है। मिट्टी तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, यानी हम कहें कि मिट्टी को उलट, इसमें हम कहेंगे सबसे पहला पॉइंट आप लिख लें जुताई। जुताई में आप इस प्रकार से लिखें, मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला करना मिट्टी की जुताई कहलाता है। फिर हम कहें क्यों मिट्टी की जुताई क्यों की जाती है, इसका कारण यह है कि मिट्टी, नंबर 1, मिट्टी पोला होने से इसमें फसलें आसानी से उग जाती है। नंबर 2, मिट्टी की जुताई करने से मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो फसल को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 3, मिट्टी की जुताई करने से गैसों का विनिमय आसानी से होता है। नंबर 4, देखिए मिट्टी की जब जुताई करते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, पोली हो जाती है, तो हम कहेंगे इनमें सूक्ष्म जीवी आसानी से वृद्धि कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे मिट्टी की जुताई के क्या फायदे हैं। अब आपने कभी देखा होगा, अभी जब आप खेत में जाते हैं तो मिट्टी क्या है, आप उन पर आसानी से चल पाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जब आप उसमें एरा लगा देते हैं या पलाऊ लगा देते हैं तो आप देखते होंगे आपके पैर धंस जाते हैं, वो पोली हो जाती है। बस वही तो है मिट्टी तैयार करना। तो चलिए नेक्स्ट, आपको अभी मैंने इनमें से बताया था, यह फैक्ट इसके अंदर हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं मिट्टी को उलट पुलट करना मिट्टी की जुताई कहलाता है। यह प्रक्रिया यहाँ पर परिभाषा के रूप में है, मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला करना मिट्टी की जुताई कहलाता है। अब हम कह सकते हैं कि कृषि के औजार, मिट्टी की जुताई करते समय जो कृषि के औजार काम में आते हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ध्यान रखें, हल आता है काम में, एक कुदाली आती है और एक आता है प्यारे बच्चों कल्टीवेटर। क्या आता है, कल्टीवेटर। यह 3 मिट्टी की जुताई करते समय काम में आते हैं। हल आपको और ध्यान रखें, हल का नामांकित चित्र आ सकता है। आप कभी भी कोई भी पुरानी चीज देखोगे, पुराने लोगों को देखोगे खेत को जुताई करते समय, तो इस प्रकार की आपके पास में देखिए ये संरचना होती है या लोहे की फाल लगी हुई होती है और यहाँ पर एक जो है सापट लगी हुई होती है, जैसे पावड़े में लगी हुई रहती है, और इस प्रकार का आपका हल होता है। ध्यान रखें, ये लोहे की जो पाती है इसको फाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। यह जो है ये सापट कहलाती है। क्या कहलाती है, सापट पट, या इसको सेफट कहते हैं, सेफट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो 2 लगे हुए होते हैं कील टाइप के, इनको पशुओं के जो हैं वहाँ पर सहारे के लिए लगा दिया जाता है। पशु चलता है तो ये हल भी चलते हैं और मिट्टी की जुताई करते हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हल के बारे में देखें तो हम कहेंगे यह लकड़ी का बना हुआ होता है। स्टार लगा के आप लिख लें, यह लकड़ी का बना हुआ होता है। इसके नीचे के भाग में एक नुकीली पाती होती है जिसे फाल कहते हैं। लोहे की पन्नी होती है जिसे फाल कहते हैं। और इस हल के मध्य में एक लंबी लकड़ी लगी हुई होती है जिसे हम सेपट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेपट कहते हैं। बस इतना ही इनके बारे में लिखना है। फिर आपके पास में चलिए हम हल के चित्र की तरफ ले चलते हैं। हल का चित्र किस प्रकार से होता है यह अपने माइंड में याद रखें, हल का चित्र किस प्रकार का है। तो चलिए यह हल का चित्र है, आप अपनी नोटबुक में बना लें और परीक्षा में पूछा जा सकता है कृषि का कोई एक औजार बनाइए। तो देखिए कितना आसान है यह चित्र, आपको बस इतना ही बनाना है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये फाल है और यह जो हमारे पास में होती है इस लोहे की पाती, और यह हमारे पास में हल सेपट है।
इस प्रकार का आपके चित्र होगा। और ध्यान रखें, नोट लगा के आप इसमें फैक्ट लिख दें। हल को बैल या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है, बैल या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। तो यह हमारे पास में क्या हो गया, हल के बारे में हमने वर्णन किया था, यह हल था। अब है कुदाली। कुदाली भी प्यारे बच्चों क्या होता है कि यह एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग खरपतवार को निकालने या मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है जिनके सिरे पर एक लोहे की चौड़ी या मुड़ी प्लेट होती है। यह कुदाली का चित्र है। इस प्रकार से कुदाली का यह चित्र है। तो आपको इसमें रटने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर आप हल का नामांकित चित्र याद रख सकते हैं। तो यह ब्लेड की तरह कार्य करती है, इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। तो हल और कुदाली में से आप कोई एक चित्र परीक्षा में बना सकते हैं। फिर है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, आपने देखा है ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे इस प्रकार के लोहे के जो पातियां लगी होती है वो भी इसी का काम करती है। आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होती है जिन्हें कल्टीवेटर कहते हैं। ध्यान रखें, ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होती है उसे क्या कहते हैं, कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर को काम में लेने से इनमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है। यह था आपके पहला पॉइंट, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में मैं उम्मीद करता हूं आप हल और कल्टीवेटर और इनको समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट आता है बुहाई। बुहाई की परिभाषा इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, फसल बुहाई। दूसरा पॉइंट है बुहाई का। बुहाई में हम कह सकते हैं फसल उत्पादन के लिए फसलों के बीजों को मिट्टी में बोना बुहाई कहलाता है। यानी फसलों के बीजों को मिट्टी में बोना क्या कहलाता है, बुहाई कहलाता है। और बुहाई के लिए परंपरागत औजार क्या आएंगे, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, बुहाई से पहले बीजों का चयन किया जाता है, बीजों का चयन। अब देखिए, आपको कहे आप बीजों को बोने जा रहे हैं तो बीजों का चयन कैसे करोगे, तो हम कहेंगे बीजों को बोने से पहले जल में डालकर भिगोते हैं। यदि बीज जल में डूब जाते हैं तो वो अच्छी किस्म के बीज हैं, इनको फिर बाद में सुखाकर बोने में काम में लेते हैं। और यदि बीज जल की सतह पर तैरते हैं तो वो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, इन बीजों को बोने में काम में नहीं लेते। यानी जो बीज जल की सतह पर तैरेंगे भिगोने पर तो वे बीज क्षतिग्रस्त होते हैं, यानी घटिया क्वालिटी के होते हैं। और जो बीज जल में डूब जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं, उन्हें बाद में सुखाकर बोने में काम में लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम इन फैक्ट को पढ़ते हैं। देखिए, अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कहेंगे जब बीजों को जल में डाला जाता है तो कुछ बीज जल पे तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं या वह हल्के हैं या भारी। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं, इस कारण हल्के होते हैं, यह जल पर तैरने लगते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो बीजों के बारे में जो मैंने फैक्ट बताया था वो आपको काम में लेना है। फिर है बुआई के समय परंपरागत औजार क्या काम में आते हैं। तो देखिए, बुआई के समय परंपरागत औजार इस प्रकार का आता है, एक कीप होता है और इस कीप के नीचे क्या होते हैं, 3-4 नलियां इस प्रकार से लगी हुई होती है, इस प्रकार से लगी हुई होती है। तो हम कहेंगे परंपरागत औजार में एक कीप नुमा संरचना होती है जिसमें बीजों को डाला जाता है और इसके नीचे 3 पाइप लगे होते हैं जिसके सहायता से ये बीजों को मिट्टी में बोते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2-3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं, वे सिरे मिट्टी में भेदकर बीजों को स्थापित कर देते हैं। तो यह इसका परंपरागत औजार था। प्रश्न आ सकता है बुआई के समय परंपरागत औजार के बारे में लिखिए। तो आपको दिमाग यह लगाना है, ये मेरे पास में कीप है और इसके नीचे यहाँ पर एक लोहे का पाइप इस प्रकार से जड़ा हुआ है, फिर इसके अंदर फिर पाइप यहाँ पे जा रहे हैं और ये तीखे हैं, इस प्रकार जो आपने हल देखा है इसी शेप में होते हैं। यहाँ पर आप बीजों को डालते हैं, ये बीज यहाँ से जाते हैं, फिर इस प्रकार से मिट्टी में बोए जाते हैं।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट बुआई में, जो हमारे पास में आता है सीड ड्रिल। ध्यान रखें, यह सीड ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है। सीड ड्रिल, सीड का मतलब होता है प्यारे बच्चों बीज। क्या होता है? बीज होता है। ड्रिल का मतलब होता है बोना। तो हम कह सकते हैं आजकल बुआई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होती है, जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। ध्यान रखें, बीजों को ट्रैक्टर की सहायता से बोना क्या कहलाता है? सीड ड्रिल कहलाता है। इसका फायदा यही है कि बीज समान दूरी पर बोए जाते हैं तथा समान गहराई पे जाते हैं, और यह मिट्टी के द्वारा बाद में बोने के बाद अपने आप इस सीड ड्रिल के द्वारा ढक दिए जाते हैं, जिसे पक्षी नहीं खा सकते। तो यहाँ पर बुआई के लिए सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये पाठ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखें, समय चाहे आप खराब करें, लेकिन एक बार यह समय खराब करना नहीं होता है। आप इसकी बिल्कुल भी न करें, और जैसे जैसे मैं जिन फैक्ट को पढ़ाते जा रहा हूं उनको आप नोट्स के रूप में भी उतारते रहें, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। पार्ट बहुत इजी है, 6 नंबर का मैटर है साइंस का, और साइंस में आप जितने तन और मन से पढ़ोगे, साइंस आपको उतनी ही इजी लगेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम चलते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीड ड्रिल के बाद में हम बात करें तो यहाँ है खाद व उर्वरक देना। तो देखिए, खाद व उर्वरक क्या हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। हमें कहे कि भाई खाद व उर्वरक कहते किसे हैं, तो हम कहेंगे वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। चलिए हम इनको समझते हैं। खाद व उर्वरक में क्या अंतर है? खाद व उर्वरक, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, खाद जो होती है वो जीवों के अपशिष्ट से खेत में तैयार होती है। कहाँ तैयार होती है? खेत में। उर्वरक क्या होती है? यह फैक्ट्रियों में तैयार होती है। ध्यान रखें, ये जीवों के अपशिष्ट से, खाद तो जीवों के अपशिष्ट से खेत में तैयार होती है, और उर्वरक हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार होती है। खाद में ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस वो अधिक मात्रा में होता है, उर्वरक में ह्यूमस कम मात्रा में होता है। फिर हम कहें तो खाद में जो हैं खाद और उर्वरक तीसरा अंतर यह है, खाद में पोषक तत्व NPK, ध्यान रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, और NPK उर्वरक में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह उर्वरक में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। तो चलिए, यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं खाद व उर्वरक के बारे में। यह रहे अंतर। देखिए, यह पहला अंतर यदि हम देखें तो उर्वरक हैं, इन दोनों में से एक ही फैक्ट काम में आ जाएगा। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है, हम कह सकते हैं जीवों के अपशिष्ट से। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक से पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसे NPK कहते हैं, होते हैं, और खाद में यह तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कम मात्रा में होते हैं। तो यह आप ध्यान रखें। अब देखिए, यदि हम उर्वरक लगातार पौधे को देते हैं, फसल को देते हैं, तो उसकी क्या हानि है? ध्यान रखें, उर्वरक से हानि उर्वरक से हानि क्या है? नंबर 1 है फसल, यानी उर्वरक के लगातार उपयोग से फसल उत्पादन में कमी आती है। फसल उत्पादन में कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि मिट्टी के उपजाऊपन में धीरे धीरे कमी आती है। यदि आप उर्वरक का लगातार उपयोग करते हैं तो फसल उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है। नंबर दूसरा हम लिख सकते हैं, उर्वरक से जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण होता है, यह भी ध्यान रखें। उर्वरक क्या होते हैं? कीटनाशक होते हैं, तो इनसे जल व मृदा प्रदूषण भी क्या होता है? यह होता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हैं खाद के लाभ, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
खाद के लाभ। तो देखिए खाद के लाभ से क्या है, नंबर एक तो हम कह सकते हैं जो यह खाद के निम्न लाभ हैं, जैविक खाद के निम्न लाभ हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी व सरंध्रमय हो जाती है। सरंध्रमय आपने देखा होगा, जहां पर आप खाद देते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं सरंध्रमय। तो पहला पॉइंट है खाद देने के क्या लाभ है, मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी व सरंध्रमय हो जाती है। इसके कारण गैस का विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधरता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। फिर हैं प्यारे बच्चों सिंचाई। तो सिंचाई क्या है, सिंचाई के बारे में फैक्ट है। सिंचाई कहते किसे हैं, सिंचाई यानी फसलों को नियमित अंतराल में जल देना सिंचाई कहलाता है। फसलों को नियमित अंतराल में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो देखिए यह इसकी परिभाषा रही। यहां पर हम कह सकते हैं, बस इतना सा याद रखना है, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, यानी फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंचाई के स्रोत। परंपरागत सिंचाई के जो स्रोत होते हैं, हम कहिए सिंचाई के स्रोत क्या हैं, कुएं हैं, जलकूप हैं, तालाब व झील हैं, नदियां, बांध व नहरें। ध्यान रखें यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई के कोई दो स्रोत लिखिए तो हम कह सकते हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध व नहरें। इनको लिखना कैसे हैं, लिखने का तरीका इस प्रकार से होगा आपका, सिंचाई के स्रोत कौन से हैं। तो हम आगे आप इस प्रकार से लिखोगे, सिंचाई के निम्न स्रोत इस प्रकार हैं, नंबर एक कुएं, नंबर दो जलकूप। तो ध्यान रखें, देखिए लिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, तो इसी प्रकार आपके नंबर आएंगे। तालाब, नंबर चार झील, नंबर पांच नदियां, और आगे आप इसी प्रकार लिखते जाएं, बांध, नंबर सात नहर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना आप अच्छे से लिखना सीखोगे उतने ही नंबर आपके साइंस में आएंगे। अब देखिए यहां पर सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ये तो हैं प्यारे बच्चों सिंचाई के स्रोत जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त हम करते हैं, वो सिंचाई के स्रोत कहलाते हैं। फिर हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी हम प्राचीन काल में हम कहेंगे, हेडिंग लगाएंगे, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी वे तरीके जिन्हें हम पुराने जमाने में करते थे। आज से कई साल पहले हम सिंचाई के लिए इन तरीकों का उपयोग करते थे, उन्हें पारंपरिक तरीके कहते हैं। वो क्या हैं, मोट हैं, यानी हम कह सकते हैं मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकड़ी और रहट। यह हमारे सिंचाई के परंपरागत तरीके हैं। यानी इनमें सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में एक आप याद रखना प्यारे बच्चों, मच्छर, यह सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में काम में आएगा। मैं का मतलब मोट आएगा, चे का मतलब चेन पंप आएगा, रे का मतलब आएगा रहट। और हम क्या करते हैं, मच्छर को क्या करते हैं, ढेर कर देते हैं, मार देते हैं उन्हें, जब वो भूं भूं करता है तो ढेकड़ी। तो बताइए सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं, मच्छर को हमने ढेर कर दिया, मैं का मतलब मोट, चे का मतलब चेन पंप, रे का मतलब रहट, ढे का मतलब ढेकड़ी। तो उम्मीद करता हूं सिंचाई के पारंपरिक तरीके समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंचाई के आधुनिक तरीके। देखिए सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं, नंबर एक हैं छिड़काव तंत्र। आपने फव्वारा देखा होगा प्यारे बच्चों, वही इसी में काम में आता है। चलिए सिंचाई के छिड़काव तंत्र में क्या है, सबसे पहला आप हेडिंग लगा लें, सिंचाई के छिड़काव तंत्र। इसमें स्टार लगा के पहला पॉइंट लिखें। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जैसे भूमि इस प्रकार से है तो हम इस उपयोग इस विधि में करते हैं छिड़काव में। छिड़काव विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, असमतल भूमि के लिए, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है।
पहला पॉइंट ये। फिर हम कह सकते हैं, स्टार लगा के आप दूसरा पॉइंट इस प्रकार से लिख लें, ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। इनका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ध्यान रखें, छिड़काव तंत्र में पहला पॉइंट मैंने बताया था, ये असमतल भूमि पर फसलों को पानी देने के लिए किया जाता है। और इसमें यह ध्यान रखें, दूसरा पॉइंट है नोजल की सहायता से जल का छिड़काव किया जाता है और बलुई मिट्टी के लिए यह बहुत ही अधिक उपयोगी है। यह 3 पॉइंट आप ध्यान रखें। नंबर फिर ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ड्रिप का मतलब होता है बूंद, यानी ड्रॉप को हम क्या कहते हैं, बूंद। तो ड्रिप तंत्र का मतलब होता है बूंद बूंद सिंचाई। तो देखिए, यह पद्धति इजराइल से हमारे देश में आई, इजराइल देश से हमारे देश में आई थी। जहां पर जल कम होता है वहां पर इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जल को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है ड्रिप तंत्र। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र का मतलब है कि इस विधि में क्या होगा प्यारे बच्चों, बूंद बूंद करके जल पौधों की जड़ों में गिरेगा। अतः इसे फलदार पौधे, बगीचे व वृक्षों के पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। यानी ड्रिप तंत्र में किन पौधों को पानी दिया जाता है, फलदार पौधे को, बगीचे और वृक्षों को पानी देने में करते हैं। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है ड्रिप तंत्र। ध्यान रखें, जहां जल की कमी होती है वहां पर ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये सिंचाई के आधुनिक तरीके थे। एक छिड़काव तंत्र था, एक ड्रिप तंत्र था। पारंपरिक तरीके आप जान गए हैं, मच्छर वाला कंसेप्ट। खरपतवार से सुरक्षा। तो देखिए खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, जब आप कभी फसल देखते हैं बाजरे में तो घास उगा हुआ होता है, ये घास ही क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। यानी हम कहेंगे फसलों के साथ उगने वाले अवांछनीय पादप खरपतवार कहलाते हैं। और यह खरपतवार क्या करते हैं, इन फसलों को, देखिए यहां पर जल है तो यह फसल को जल मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश फसलों को मिलना चाहिए, वायु फसलों को मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये फसलों को तो मिलता ही है, साथ में ये खरपतवार भी क्या कर लेते हैं, इनको जल को, वायु को, प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे जितना फसल को जल प्राप्त होना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, जिसलिए फसल का उत्पादन कम होता है। तो ये खरपतवार करते क्या हैं, खरपतवार फसल उत्पादन में कमी लाते हैं। ध्यान रखना, खरपतवार फसल के उत्पादन में कमी लाते हैं। तो फसलों के साथ उगने वाले अवांछनीय पादप, देखिए हम यहां पे कह सकते हैं फसलों के साथ अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उन अवांछनीय पादप को फसल कहते हैं। तो आप सरल परिभाषा ये लिख लें, फसलों के साथ उगने वाले अवांछनीय पादप को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है, यानी निर्नाण कहलाता है खरपतवार को हटाना। अब हम कह सकते हैं खरपतवार करते क्या हैं। देखिए यहां पर यह मैटर, इसको पढ़ते हैं जूम करके। यहां पर देखिए इसके बारे में, खरपतवार के बारे में, खरपतवार हटाने यानी क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसलों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसीलिए हमें खरपतवार को हटाना जरूरी है। खरपतवार क्या करते हैं, फसलों के लिए जल, पोषक और जगह और प्रकाश की स्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन करते हैं, जिससे फसल उत्पादन में कमी आती है। तो उम्मीद करता हूं कि खरपतवार के बारे में आप समझ गए होंगे। एक और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय है, उसमें फसलों में पुष्पण व बीज बनने से पहले होता है। यानी यदि हम बीज आने के बाद में खरपतवार प्रक्रिया करते हैं, निन्नाण करते हैं, तो फसलों के बीज झड़ जाते हैं। तो खरपतवार करने का सर्वोत्तम तरीका है फसलों में पुष्पन और बीज से पहले किया जाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर
अथवा भूमि के निकट काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, खुरपी या हेरों की सहायता से खरपतवार को हटाया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट कह सकते हैं कीटनाशी, यानी खरपतवारनाशी किसे कहते हैं। देखिए एक प्रश्न आ गया, खरपतवारनाशी यानी वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट करते हैं उन्हें खरपतवारनाशी कहा जाता है। और खरपतवारनाशी के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। तो खरपतवारनाशी का मतलब क्या हो गया, यानी वे रासायन जिनका उपयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, इन्हें 2,4-D उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं। फिर आता है कटाई। तो कटाई का प्रक्रिया कब करते हैं प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं जब फसल पक जाती है तो उन्हें काट लेना कटाई कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं फसल पक जाने के बाद उन्हें काटना कटाई कहलाता है। नेक्स्ट इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट फैक्ट इसमें लिखा है, हाँ, कटाई दराती की सहायता से हाथों द्वारा की जाती है अथवा आजकल हम कह सकते हैं कि मशीन के द्वारा भी करते हैं, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। ध्यान रखें, हार्वेस्टर किसे कहते हैं, यानी वह मशीन जिसके द्वारा फसलों की कटाई करते हैं उन्हें हार्वेस्टर कहा जाता है। फिर एक प्रोसेस आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि फसल में भूसे को बीजों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और इनमें काम आने वाला उपकरण प्यारे बच्चों थ्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट जो है एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखते हैं, कॉम्बाइन। ध्यान रखें, कॉम्बाइन देखिए COMBI यानी कंबाइन का काम करती है, यानी वह उपकरण जो किसका काम करता है, हार्वेस्टर व थ्रेशर दोनों का काम करता है, उसे कॉम्बाइन कहते हैं। यह उपकरण क्या करता है, फसलों को काटता भी है और फसलों को यानी बीजों से भूसे को अलग भी करता है। तो कॉम्बाइन का क्या काम है, कॉम्बाइन का काम है प्यारे बच्चों हार्वेस्टर व थ्रेशर दोनों का काम करने वाला उपकरण कहलाता है कॉम्बाइन। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं, पार्ट में भंडारण। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है भंडारण। भंडारण में हम कहेंगे बीजों को इकट्ठा करना भंडारण कहलाता है। बीजों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। और यानी हम कह सकते हैं भंडारण के लिए एक उपकरण काम में आता है जिसे साइलो कहते हैं, यानी बीजों को बड़े बड़े पात्रों में एकत्रित किया जाता है जिन्हें साइलो कहा जाता है। तो यह हमारे पास में क्या था, देखिए यहाँ पर इस फैक्ट में हम देखें तो बड़े बड़े पात्रों पर भंडारण साइलो में करते हैं। और बीजों का भंडारण वाला जो हमारे पास में नेक्स्ट मैटर था, यह है हमारे पास में बड़ी बड़ी उपकरण हैं जिन्हें साइलो कहा जाता है, यानी स्टील की बड़ी बड़ी टंकियां होती है और हम घरों में बोरियों में भी क्या है बीजों को एकत्रित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। और यह ध्यान रखें थोड़ा सा, यानी अनाज को सुरक्षित कीटों से या चूहों से सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। फिर है नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में लाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पशुपालन, यानी पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। और पशुपालन मुख्य व्यवसाय होता है, जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहां पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय होता है। नेक्स्ट अब हम इनके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। तो उम्मीद करता हूं जिन्होंने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है वो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकता है। इनमें उचित शब्द में रिक्त स्थान हैं उनको छांटिए। तैरना, जल, फसल, पोषक, तैयारी। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाई गई पौधे को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या कही जाती है, तैयारी होती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होंगे? तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से क्या होता है? यहां पर अभी देखिए इनमें से क्या आ जाएगा? मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं, यानी सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। फिर नेक्स्ट है, कॉलम ए व बी में दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो अभी मैंने बताया था कसम वाला आप याद रखना, खरीफ की फसल में कसम लेनी है। तो कै का मतलब कपास, मक्का और सोयाबीन, और जो हमारे पास में धान की कसम जो होते हैं धान, तो यह वाला खरीफ की है। रबी वाला ये गेहूं, चना और मटर इसके अंतर्गत आ जाएगा। रासायनिक उर्वरक यूरिया व सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद का यदि हम देखें तो कार्बनिक जो खाद हैं इन्हें वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। ये पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र व पादप अवशेष से होती है। नेक्स्ट हैं, दो दो उदाहरण दीजिए। खरीफ के फसल के उदाहरण हैं, तो हम कह सकते हैं खरीफ की फसल के उदाहरण हैं वो हमारे पास में कपास हो सकता है, कपास है, सोयाबीन है। जिसको कसम याद हो गई तो कपास, सोयाबीन और मटर ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों गेहूं भी या इसके अंदर, खरीफ की फसल में बाजरा और धान, रबी की फसल में गेहूं और सरसों, आप याद रखें। और नेक्स्ट, निम्न में एक एक पैराग्राफ लिखिए, पूरा आपको मैटर में बताया गया है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग। स्पष्ट कीजिए खाद उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर उर्वरक व खाद में 3 अंतर परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था, एक तो सीड ड्रिल जो हम कहें कि जो है बूंद बूंद जो सिंचाई पद्धति है उसको काम में लिया जाता है, और एक हमने कहा था फव्वारा पद्धति से भी हम सिंचाई की पद्धति काम में ले सकते हैं। यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाएगा तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों हमें पता है गेहूं को यदि खरीफ की ऋतु में उगाया जाएगा तो उन्हें उपयुक्त मात्रा में जो है उस समय में वो जलवायु नहीं मिल पाएगी जो गेहूं को मिलनी चाहिए उगते समय और काटते समय, तो यह गेहूं की फसल हमें उस समय प्राप्त नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हम कह सकते हैं खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है, जिससे यानी फसल उत्पादन में कमी होती है। खरपतवार क्या है? यानी हम कह सकते हैं फसलों के साथ उगने वाले अवांछनीय पादप खरपतवार कहते हैं। हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि बीजों के बीज आने से पहले फसलों में या पुष्पन आने से पहले इन खरपतवार को हटा देना चाहिए, या दूसरा खरपतवार नाशी के प्रयोग से इन खरपतवार को हम हटा सकते हैं। फिर निम्न बॉक्सों में रेखा चित्र दिया गया है, तो बताइए इनमें क्या प्रोसेस हैं। तो पहला हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों यह प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना। नंबर 2 मिट्टी की जुताई करना। नंबर 3 बुआई। नंबर 4 खाद देना। नंबर 5 सिंचाई। फिर नंबर 6 में कटाई आ जाएगा। फिर नंबर 7 में आ जाएगा चीनी मिल में भेजना। यह क्रम आप ध्यान रखें, और यह क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नीचे जो है पहेली की सहायता से पूर्ण करना है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप फसल व फसल उत्पादन के पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। और न्यू कंसेप्ट क्लासेज का आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर प्री बोर्ड के पैटर्न के जो पेपर हैं, वो मॉडल पेपर हैं क्लास 8 के, वो भी मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।